प्लीज लेट मी नो इट इज स्ट्रीमिंग प्रॉपरली और नॉट। मुझे फटाफट से बता दो इज इट स्ट्रीमिंग प्रॉपरली और नॉट। प्लीज लेट मी नो इट इज। चलिए सर, सब लोगों का रिप्लाई आ गया, इट इज स्ट्रीमिंग प्रॉपरली। चलिए सर, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जाम्स के बिजनेस लॉ के अमेंडमेंट्स। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के अमेंडमेंट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ही चैप्टर में मैक्सिमम अमेंडमेंट्स आए हैं। वो चैप्टर है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। जनरली उस चैप्टर का वेटेज कम होता है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स विच इज यूजुअली 5 to 10 मार्क्स, और नॉट इनफैक्ट 10 मार्क्स, इनफैक्ट 10 मार्क्स से भी कम ही होता है, 5 मार्क्स के आसपास, 5 to 7 मार्क्स के आसपास होता है उसका वेटेज। बट इस बार यू मे एक्सपेक्ट समथिंग ग्रेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। कुछ पेनल्टीज चेंज हो गई है, कुछ सेक्शन की काफी लैंग्वेज चेंज हो गई है, एक दो सेक्शंस तो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब ये सारे अमेंडमेंट सबसे पहले हमारे दिसंबर 2022 के लिए एक कैटेगरी में डालो, क्योंकि ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें से मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एलएलपी का वेटेज इन जनरल कम होता था, बट इसके आने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं समथिंग ग्रेट आउट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले, सारे के सारे अमेंडमेंट्स एलएलपी एक्ट 2008 में है। कोई अमेंडमेंट्स नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। जितने अमेंडमेंट्स है एलएलपी एक्ट 2008 में है। अब ये जो अमेंडमेंट्स है, इसको मैंने वापस से, जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके और हमारे हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में लेके आ गया हूँ। आई हैव क्रिएटेड दिस नोट्स, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि पहले ओल्ड प्रोविजंस क्या थे और अब न्यू प्रोविजंस क्या आए हैं, और जो सेक्शंस ऑल टुगेदर इंट्रोड्यूस हुए वो सेक्शंस को एंटायरली 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 लिख दिया है। ये फाइल, ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो नीचे गूगल ड्राइव का लिंक शेयर है इस लेक्चर के नीचे, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग ओवर टू, सबसे पहले, सबसे छोटा और ऐसा इफेक्ट जो बहुत जगह आया है पूरे एलएलपी एक्ट में, जहां जहां कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया था, वो रेफरेंस चेंज होके अब कंपनीज एक्ट 13 का रेफरेंस हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे के पूरे एलएलपी एक्ट में वर्ड कंपनीज एक्ट सब्सटीट्यूट हो गया है विद द वर्ड कंपनीज एक्ट 13। कंपनीज एक्ट 13 वर्ड चेंज हो गया है, मतलब एलएलपी एक्ट में जहां जहां कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है, अब वहां लिख दो कंपनीज एक्ट 13। मूविंग फर्दर, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है स्मॉल लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, मार्केट एज 3 स्टार्स फॉर यू एग्जाम्स। स्मॉल लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 TA, ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था, एलएलपी का मीनिंग था पर स्मॉल एलएलपी नहीं थी। स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये जो स्मॉल लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये एक ऐसी एलएलपी है जिसमें दो लिमिट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली लिमिट कंट्रीब्यूशन। अगर इस कोई एलएलपी में कंट्रीब्यूशन, कौन सा कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन यानी पार्टनर्स का कैपिटल, अगर वो एक्सीड नहीं हो रहा है ये दो लिमिट से, और साथ में एक टर्नओवर की कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो माना जाएगा कि आपकी एलएलपी एक स्मॉल एलएलपी होगी। पहला, कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, यानी पार्टनर्स ने मिलके, सारे पार्टनर्स ने मिलके किसी एलएलपी में पार्टनर्स का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन एक्सक्यूज मी 25 लाख से ज़्यादा नहीं करा है, या सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, या कोई हायर अमाउंट अगर प्रिस्क्राइब्ड है विच इज़ यूजुअली 5 करोड़, अगर वो अमाउंट आपने नहीं दिया है तो माना जाएगा कि आप एक स्मॉल एलएलपी को बिलोंग करते हैं।
तो अगर पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा नहीं है, या फिर ऐसा अमाउंट जो प्रिस्क्राइब होगा, अब वो अमाउंट कितना प्रिस्क्राइब्ड होगा वो लॉ करेगा, पर वो कुछ भी करे, एक्ट ने लिख दिया है 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, अभी के लिए हमारा जो वैलिड है वो रहेगा 25 लाख रुपीज़। तो अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है या सच हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब होगा तब, विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो आप स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कमिंग ओवर टू द सेकेंड कंडीशन, अगर आपका टर्नओवर यानी एलएलपी का टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी हर एलएलपी को ईयर एंड के कुछ समय बाद फाइल करना होता है। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी में आपका टर्नओवर शो करा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में 40 लाख से ज़्यादा नहीं, यानी आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी शो कर रहा है आपका टर्नओवर बिल्कुल ठीक जो पिछला साल गया इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इट शैल नॉट बी मोर देन 40 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मी प्रिस्क्राइब। ऑफ कोर्स फिर से वही बात करिए, अगर लॉ प्रिस्क्राइब भी करता है अमाउंट तो वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काम की बातें दो है, टर्नओवर यानी सेल्स वाला पार्ट और कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा नहीं, और टर्नओवर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के हिसाब से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हायर अमाउंट लॉ प्रिस्क्राइब करता है तो कर सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़। यह है पहला कॉन्सेप्ट विच इज़ अ स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी का। ध्यान रखने की बात ना, ये बात ना बेटा, ये ना ये एंड कंडीशन है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो प्लस ये भी सेटिस्फाइड हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो आप एक स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाओगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट। कुछ और अदर रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी फुलफिल करना पड़ेगी, हाउएवर नॉट येट मच अपडेटेड। तो ये जो कंडीशंस है अभी के लिए तो यही मेजर एक्सटेंट पर एप्लीकेबल है। चलिए मूविंग फर्दर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें चेंजेस आए हैं वो क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक चेंज आया है। व्हाट आई हैव डिड इज आई हैव रोट ओल्ड प्रोविजन इन फ्रंट ऑफ यू एंड एज वेल एज न्यू प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन तो सर मैं कर देता हूँ कट, बिल्कुल सर पहली फुर्सत में कट करिए सर, जैसे बोलते थे पहली फुर्सत में निकल, वैसे ही ओल्ड प्रोविजन को बोल रहे हैं तू भी पहली फुर्सत में निकल, नया प्रोविजन आ गया है। पर अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला सेक्शन क्या है, तो आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे अमेंडमेंट के साथ। देखो, ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी में 2 होना चाहिए, और उसमें 2 इंडिविजुअल्स भी होना चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो, उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे एलएलपी पे कोई लिमिट नहीं होती है। अब जब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए थे, 2, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी एटलीस्ट 2, उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए था, तो रेसिडेंट का मीनिंग में चेंज है। रेसिडेंट का मीनिंग पहले था उस पर्सन को हम रेसिडेंट बोलेंगे जो हमारे यहाँ पर 182 डेज कम से कम रहा हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। वो प्रोविजन में चेंज हो गया है और लिमिट 182 डेज की जगह हो गई है 120 डेज। मतलब अ पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में अगर वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं रहा है तो वो सॉरी 120 दिन से कम नहीं रहा है तो वो रेसिडेंट होगा। मतलब ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज, एटलीस्ट वर्ड यूज में लॉ में नहीं होता है, इसलिए नॉट लेस देन यूज करेंगे। ये है अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं सर? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले तो कोई क्वेश्चन आ गया डेजिग्नेटेड पार्टनर है कि नहीं है, और उसने लास्ट ईयर में इतने दिन इंडिया में रहा था, तो आपको प्रोविजन लगा के चेक करना पड़ेगा कि अब लिमिट से 120 डेज की है तो 182 डेज का प्रोविजन देगा भी नहीं, 120 डेज का देगा। आपको अमेंडमेंट नहीं पता होगा तो आप उसको नॉन रेसिडेंट कर दोगे, क्योंकि अगर सपोज एग्जाम्पल क्वेश्चन आया 125 डेज रेसिडेंट रहा है वो, यानी 125 डेज पिछले साल में इंडिया में रहा है वो, तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर हम तो 182 डेज का प्रोविजन याद है, ये भाई तो सिर्फ 125 डेज रहा, तो ये तो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। जबकि अमेंडमेंट के हिसाब से वो रेसिडेंट है, क्योंकि सिर्फ 120 डेज ही अगर पिछले साल में रहा हो तो भी रेसिडेंट मानेंगे। ये प्रोविजन ऐसा क्यों लेके आए हैं? पहले क्या होता था सर, ग्लोबली वर्क करना अलाउड नहीं था, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर नहीं था, इस टाइप से कुछ भी कल्चर नहीं था। अब तो ऐसा कल्चर आ गया, आप कहीं भी रह के काम कर सकते हो। तो आप 120 डेज यानी लगभग लगभग सिर्फ 4 महीने भी अगर इंडिया में रह लिए तो माना जाएगा कि आप रेसिडेंट हो और आप सारा काम कर सकते हो, क्योंकि अब हमारा स्ट्रक्चर इतना एडवांस हो गया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। चलिए सर,
कोई डाउट्स किसी को यहाँ तक तो फटाफट फटाफट पूछ लो मुझसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन में चेंज हुआ था हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन नंबर 7 में। नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी और चेंज देयर इन में। पहले पूरा सेक्शन देखेंगे क्या है, फिर देखेंगे कि किस पेनल्टी में चेंज है और पेनल्टी किस चीज़ की थी, और ओल्ड प्रोविजंस क्या थे और न्यू प्रोविजंस क्या थे। बस मुझे जल्दी से बता दो किसी को कोई डाउट्स है क्या यहाँ तक, एनी डाउट्स टू एनीवन और एनीथिंग विच यू रियली वांटेड टू डिस्कस और आस्क, प्लीज लेट मी नो। चलिए सर, नो डाउट्स नो डाउट्स नो डाउट्स के मैसेजेस आ गए हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एन एलएलबी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन सेक्शन क्या बोलता था, पहले मैं पूरा सेक्शन ब्रीफ अप कर रहा हूँ पहले आपको। हर एलएलपी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जिसमें वो अपने सारे कम्युनिकेशन नोटिस भेज सके और एड्रेस कर सके और रिसीव कर सके। तो अगर रजिस्ट्रार को भी भेजना है तो एक एलएलपी का कोई एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, वहाँ पे भेजेगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सर्व होगा ओवर एलएलपी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये जो डॉक्यूमेंट है वो सर्व कौन करेगा, ये सर्व होगा एलएलपी के ऊपर या फिर उसके पार्टनर के ऊपर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। ये आप कैसे भेज सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से, यानी जो ट्रैक ऑर्डर हो जाते हैं उनसे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, कोई भी ऐसा अदर मीन जो प्रिस्क्राइब हो वहाँ से भी भेज सकते हो। पोस्ट करने का तरीका कहाँ है, कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, या तो रजिस्टर ऑफिस पर भेज सकते हैं या कोई भी एड्रेस स्पेसिफिकली जो डिक्लेयर करता है एलएलपी उस पर भेज सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज हुआ है तो क्या, अगर आपके एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इज रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद रजिस्टर, आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो गया कोई बात नहीं, एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस चेंज हो गया कोई बात नहीं, एक नोटिस फाइल कर दो। किसको फाइल करोगे, रजिस्ट्रार को, उस फॉर्म और मैनर में सब्जेक्टेड टू वो कंडीशन जो प्रिस्क्राइब हुई है। और ये जो चेंज होगा ये इफेक्ट तभी लेगा जब आपने फाइल कराया, मतलब हम मानेंगे आपका एड्रेस तब से चेंज है जब से आपने फाइल कराया। ठीक है, ये था आपका सेक्शन। अब अगर आपने इनमें से कुछ चीज़ करने में गलती कर दी तो पुराने प्रोविजंस ये थे विच इज़ ओल्ड प्रोविजंस। एलएलपी पे फाइन था 2000 से 25,000 का और पार्टनर पे फाइन था 2000 से 25,000 का। मैंने क्लास में अमेंडमेंट आने से पहले भी आपको बताया था कि ये फाइन इलॉजिकल है। ये फाइन इलॉजिकल क्यों है, समझो बात को। आप 2000 रुपये से 25,000 रुपये तक का फाइन लगाओगे, यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 25। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कितना फाइन लगाना है, इससे तो सिंपल सा सिस्टम है ना, उस पर पर डे का फाइन ठोक देते हैं, जितना वो लेट होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं। ये बात हमारे इंस्टीट्यूट को समझ में आई, हमारे एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को समझ में आई और अमेंडमेंट आ गया। अब अगर आपने रजिस्टर ऑफिस में चेंज करा है और रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करा है या उससे रिलेटेड कुछ फॉल्ट किया है तो आप पे फाइन लगेगा एलएलपी के ऊपर 500 रुपये पर डे का, सब्जेक्टेड टू मैक्स 50,000। 500 रुपये पर डे का फ्लैट फाइन लगाया जाएगा, किसके ऊपर लगाया जाएगा, एलएलपी के ऊपर। मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाएंगे इस फाइन को, 50,000 तक। अब आप करो डिले, आपको डिले करना है ना करो, 500 रुपीज़ पर डे का फाइन आप पे लगाया जाएगा, मैक्सिमम 50,000 तक ये फाइन ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पार्टनर पे फाइन, कोई पार्टनर को नहीं बख्शा जाएगा, पार्टनर पे भी सेम फाइन, पार्टनर की गलती है क्यों नहीं ध्यान रखा, तो पार्टनर पे 500 पर डे, सब्जेक्टेड टू मैक्स ऑफ 50,000, दैट्स इट। तो अगेन इस पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, पेनल्टी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करा, रजिस्टर ऑफिस चेंज हुआ था, उस टाइप की चीज़ों पर कितनी पेनल्टी लगेगी, 500 रुपये पर डे सर, फ्लैट 500 रुपये पर डे और मैक्सिमम 50,000 तक। पार्टनर के ऊपर भी सेम फाइन, दोनों को अपने अपने फाइन्स पे करना पड़ेंगे। ऑफकोर्स आपको गलती नहीं करनी थी, आपने करी है तो आपको फाइन तो लगेगा। चलिए सर नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 15 नेम, एलएलपी के नाम के ऊपर सेक्शन था, इसमें एक वर्ड हटा दिया और दो नाम जिसके आपसे सिमिलर नहीं होने चाहिए उनके नाम भी हटा दिए। तो मैंने क्या करा सर, आपके लिए पूरा सेक्शन रीड्राफ्ट कर दिया, ठीक, और बता दिया कि इसमें क्या क्या चेंज है। सबसे पहला, हर एलएलपी को वर्ड यूज़ करना है या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एक्रोनिम यूज़ करना है। एलएलपी पहले भी था अभी भी है, कोई चेंज नहीं। दूसरा, अब आएंगे चेंजेस की बात, एलएलपी, नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज, पहले यहाँ पर एक वर्ड और हुआ करता था, अनडिजायरेबल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल हो या आइडेंटिकल टू या नियरली रिसेंबल ऑफ, ये लाइनें थी, ये अनडिजायरेबल वर्ड हटा दिया गया। तो अब हमको ये मतलब नहीं है, क्योंकि इसको इसको आपको पुराने शब्दों से मतलब ही नहीं रखना है। काम की बात अब ये हो गई कि कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसे नाम के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आइडेंटिकल हो, यानी किसी के नाम से एग्जैक्ट मैच होता हो।
या फिर कोई भी नाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम, कोई भी नाम जो किसी और के नाम से नियरली रिसेंबल करता है, बिल्कुल मिलता जुलता हो। अगर आपका कोई भी एलएलपी ऐसे नाम के साथ रजिस्टर हो गई है जो आइडेंटिकल है या नियरली रिसेंबल है, ये तो चेंज है ही सही, इस लिस्ट में भी चेंज है। इस लिस्ट में पहले बॉडी कॉर्पोरेट भी था, अदर चीज़ें भी थी, अब वो सब नहीं है। अब क्या बात है, अगर आपका एलएलपी का नाम आइडेंटिकल हो या नियरली रिसेंबल करता हो किससे, किसी और एलएलपी के नाम से, किसी और कंपनी के नाम से, या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किसी पर्सन का जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड हो उसके नाम से, बस बॉडी कॉर्पोरेट हटा गया है। और भी कुछ चीज़ें थी उस सेक्शन से हटा दी गई है। अब सेक्शन ये है, कोई भी एलएलपी रजिस्टर नहीं हो सकती किसी ऐसे नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आइडेंटिकल हो या नियरली रिसेंबल करता हो किसी एलएलपी के नाम से, यानी एलएलपी और एलएलपी का नाम मैच नहीं होना चाहिए। किसी कंपनी के नाम से, यानी कंपनी और एलएलपी का नाम मैच नहीं होना चाहिए। या किसी भी ऐसे नाम से जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, जिसने अपने नाम का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करा लिया हो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। अब पॉइंट की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एलएलपी रजिस्टर्ड हुई है से फॉर एग्जाम्पल क्योरवेल एलएलपी के नाम से, या रजिस्टर्ड होना चाहती है क्योरवेल एलएलपी के नाम से। ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड है इस नाम से, क्योरवेल प्राइवेट लिमिटेड है। क्या हमारी एलएलपी इस नाम से रजिस्टर्ड हो सकती है? नहीं सर, क्योंकि किसी दूसरी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल या टू नियरली रिसेंबल हो रहा है। बट हाउएवर ये क्योरवेल प्राइवेट लिमिटेड नहीं होके ये क्योरवेल किसी इंडिविजुअल मेडिकल शॉप होती है, या इंडिविजुअल हॉस्पिटल होता है, छोटा सा नर्सिंग होम टाइप होता है, ये सोल प्रोप्राइटर का होता। तो क्या हम क्योरवेल एलएलपी नाम रख सकते थे? यस, हम रख सकते थे। क्यों? क्योंकि हमको देखना है हमारा नाम मिलता जुलता नहीं हो एलएलपी से, कंपनी से, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, बस। ये कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं, तो इंडिविजुअल की दुकान है, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रख सकते हैं। तो हम एलएलपी को ऐसे नाम से रजिस्टर कर सकते हैं जिस नाम से ऑलरेडी कुछ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हो। ध्यान रखने की बात है सिर्फ, आपका नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए विद एनी अदर एलएलपी, कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। बढ़े आगे, चलिए सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, ये सेक्शन हो गया हमारा नेम का। नेक्स्ट सेक्शन जिसमें अमेंडमेंट आया है वो है सेक्शन नंबर 25, विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। पार्टनर के रजिस्टर में अगर कोई चेंजेस है तो उस पर पहले सेक्शन देखते हैं कि सेक्शन क्या था, फिर हम इन चीज़ों के ऊपर आते हैं कि ये चीज़ें क्या है। चलिए, सेक्शन क्या बात करता है, पहले सेक्शन का एक ब्रीफअप ले लेते हैं, फिर पेनल्टीज में जो अमेंडमेंट आया पेनल्टी समझते हैं। पेनल्टी बेसिकली है किस चीज़ की, कोई भी पार्टनर को इन्फॉर्म करना है एलएलपी को अगर उसका नाम चेंज हो रहा है या एड्रेस चेंज हो रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। पार्टनर का अगर नाम या एड्रेस चेंज होता है, नाम कैसे चेंज होता है, ऑफ कोर्स गर्ल्स के केस में हुआ, यूजुअल केस में जब शादी हो जाती है या फिर अगर अपने लीगल प्रोसेस से नाम चेंज कराया है तब। दूसरा, अगर आपका नाम या एड्रेस चेंज हो रहा है तो विद इन 15 डेज आपको बताना है, किसको बताना पड़ेगा? एलएलपी को। एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म एलएलपी, एलएलपी को बता दो भाई हमारा नाम और एड्रेस बदल गया है। अब एलएलपी क्या करेगी? एलएलपी शेयर वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी पार्टनर, जब कोई पर्सन अपने आप में पार्टनर बनता है या फिर कोई पर्सन है जो पार्टनरशिप छोड़ के जाता है, तो वो एक नोटिस फाइल करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी पार्टनर। आ रहा है तो आने से 30 डेज, जा रहा है तो जाने के बाद 30 डेज। दोनों केसेस में क्या करेगी? दोनों केसेस में 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी बताएगी किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है। या फिर अगर कोई चेंज हो रहा है नेम या एड्रेस में तो भी उसको 30 डेज के अंदर बताना है ऑफ सच चेंज, चेंज होने से 30 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार। अब ये जो नोटिस फाइल होगा रजिस्ट्रार को, ये उस फॉर्म और उस मैनर में होगा, उस फीस में होगा जो प्रिस्क्राइब है, साइन करेगा इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर और ऑथेंटिकेट करेगा उस मैनर में जिसमें प्रिस्क्राइब होगा। ठीक है। अगर वो इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है तो उसमें एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि भाई इनकमिंग पार्टनर की कंसेंट ले ली और वो साइन करेगा और वो ऑथेंटिकेट करेगा। ये तो जनरल सी चीज़ है। अगर पार्टनर बताने में लेट हो गया या एलएलपी बताने में लेट हो गई, पार्टनर एलएलपी को बताने में लेट हो गया या एलएलपी रजिस्ट्रार को बताने में लेट हो गई, तो ये पेनल्टीज हुआ करती थी। ये पेनल्टीज हुआ करती थी जो बोलती थी कि अगर सर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो एलएलपी अगर कॉन्ट्रावेंशन कर रही है तो 2000 से 25,000 तक, और अगर कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है पार्टनर तो उस पर भी 2000 से 25,000 तक। इन्होंने प्रोविजन को ऑल टुगेदर चेंज कर लिया है। इन्होंने चेंज करके बोला इतनी मगजमारी करना ही नहीं है। अगर नोटिस फाइल करने में लेट हो गई एलएलपी, कोई बात नहीं, 10,000 रुपये फ्लैट। सर फ्लैट ठोक देंगे? यस। एक दिन भी लेट हुए तो 10,000।
और पार्टनर के ऊपर भी फ्लैट, और एलएलपी के ऊपर भी फ्लैट। पार्टनर एलएलपी को बताने में लेट हो गया 15 दिन से ज़्यादा, खत्म होता है खेल, पार्टनर पे 10,000 की पेनल्टी। एलएलपी रजिस्ट्रार को बताने में लेट हो गई 30 दिन से ज़्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, और फ्रॉम द डेट ऑफ इनकमिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रिंगिंग इन दी पार्टनर, और फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर के आने से या जाने से 30 दिन के अंदर, या पार्टनर के डेटा में चेंज होने से 30 दिन के अंदर अंदर अगर एलएलपी रजिस्ट्रार को बताने में रह गई, मिस कर गई, तो एलएलपी के ऊपर भी 10,000 की फाइन, और हमारे पार्टनर के ऊपर भी फ्लैट 10,000 का फाइन। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं आगे। ये है नेक्स्ट सेक्शन जिसमें अमेंडमेंट आया है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड होता था, मतलब अगर एलएलपी कहीं ना कहीं अपने क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, क्या फ्रॉड था, पहले सेक्शन का ब्रीफ अप ले लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, अगर कोई एक्ट है जो एलएलपी ने कैरी करा है, उसके पार्टनर्स ने कैरी करा है, विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, हमारा इंटेंशन क्या था, हमको क्रेडिटर को नुकसान पहुंचाना था एलएलपी के या फिर कोई भी पर्सन के साथ। अगर हमने ये करा है और हमारा एक्ट डिफॉल्ट करने का था, तो हम पे अनलिमिटेड फाइन लग सकता था। हमने डेट्स के साथ कुछ करा है, एनी डेट्स के साथ कुछ करा है, एनी अदर लाइबिलिटीज के साथ कुछ करा है, अगर हमने ऐसा कोई भी काम किया है, देन इन दैट पर्टिकुलर केसेस हम पे अनलिमिटेड फाइन लगाया जा सकता था। ये था सेक्शन। पहले हमको फ्रॉड के केसेस में इम्प्रिजनमेंट होता था 2 साल का, और सजा थी, और फाइन देना पड़ता था 50,000 से 5 लाख तक। 2 years इम्प्रिजनमेंट, फाइन 50,000 से 5 लाख। गवर्नमेंट ने बोला यार सजा कम है, ये जो हरकत कर रहे हैं ये बड़ी है, ये जो फ्रॉड कर रहे हैं ये बड़ा है, सजा कम है। उन्होंने बोला 2 साल को कितना कर दूं, 5 साल। अब मिनिमम मैक्सिमम कितनी एक्सटेंड हो सकता है आपका इम्प्रिजनमेंट, 5 years तक। फाइन, फाइन में कोई चेंज नहीं है सर, फाइन तो पहले भी 50,000 से 5 लाख था, अभी 50,000 से 5 लाख है, पर इम्प्रिजनमेंट जो 2 साल था वो बढ़ के कितना कर दिया गया, 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया है। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है वो आया है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स वाले सेक्शन में। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में बहुत सारी डिस्क्लोजर्स हमको देने पड़ते थे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी टाइप चीज़ें देना पड़ती थी। अब पहले फाइन था एलएलपी पे 25,000 से 5 लाख का, और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 10,000 से 1 लाख का, ये था हमारा पहले का फाइन। अब नहीं, अब चीज़ों में चेंज कर दिया गया है। उन्होंने बोला है हम सेक्शन वाइज नहीं, हम सब सेक्शन वाइज फाइन लगाएंगे। हमने बोला ये सब सेक्शन का लफड़ा क्या है, उसके पहले एक्सक्यूज मी, सब सेक्शन का लफड़ा क्या है। इन्होंने बोला 2 सबसेक्शंस में अगर आपने अलग अलग नॉन कंप्लायंस करा है तो अलग अलग फाइन लगाएंगे। हमने बोला कैसे। उन्होंने बोला अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा है सबसेक्शन 3 का, तो हमने बोला नॉन कंप्लायंस सबसेक्शन 3 का, तो भाई मेरे ये सबसेक्शन 3 है किस पे। उन्होंने बोला बताते हैं आपको, सब बताते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी से रिलेटेड फाइन किया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो हर एलएलपी को फाइल करना पड़ता है ईयर एंड के कुछ समय बाद, अगर आपने उसमें डिफॉल्ट किया है तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी, एलएलपी पर 100 रुपये पर दिन करो डिफॉल्ट, हर रोज पेनल्टी भरो, मैक्सिमम 1 लाख की, मतलब 1,000 दिन तक लगा सकते हैं मैक्सिमम पेनल्टी। आगे डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी 100 रुपये पर डे, पर मैक्सिमम 50,000। एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों को फाइन भरना है 100 रुपये पर डे के हिसाब से। एलएलपी का फाइन मैक्सिमम 1 लाख, और डेजिग्नेटेड पार्टनर का मैक्सिमम 50,000। इसको छोड़ के पूरे सेक्शन नंबर में अगर कहीं भी नॉन कंप्लायंस करा है आपने, पूरे के पूरे सेक्शन नंबर 34 में अगर कैसी भी टाइप का नॉन कंप्लायंस है, अकाउंट्स फाइल नहीं करे, एलएलपी को फाइल नहीं करे, एलएलपी रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करे, कई टाइप चीज़ें, तो उसके ऊपर 25,000 से 5 लाख एलएलपी के ऊपर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से 1 लाख। मतलब ये वाला फाइन में कोई चेंज नहीं है, दिस इज सेम एज ओल्ड। चेंज कहाँ पर है, चेंज है
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी फाइल नहीं करा है तो पर डे का फाइन है, अदरवाइज 2, 3, 1, 2 और 4 जनरल सी सेक्शन की चीज़ें हैं, उस पर फाइन नहीं है। तो अगर हमने नॉन कंप्लाइंस करा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी तो 100 रुपीज़ पर डे का फाइन 1 लाख तक जाएगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 100 पर डे का फाइन जो कि मैक्सिमम 50,000 तक जाएगा। पर अगर इस सेक्शन में, इस सब सेक्शन में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी को छोड़ के नॉन कंप्लाइंस हुआ है, यानी सेक्शन नंबर 1, 2 और 4 का नॉन कंप्लाइंस है, तो 25,000 से 5 लाख और 10,000 से 1 लाख ये हमारे फाइन की लिमिट रहेगी। क्लियर है ये? चलिए, प्लीज लेट मी नो एनी ऑफ योर डाउट्स स्टिल हेयर। वी आर ऑफ कोर्स रिमेनिंग विद सम अमेंडमेंट्स मोर एंड सम प्रोविजंस मोर। एक तो सेक्शन पूरा भयंकर चेंज हुआ है, आओ अभी आगे देखते हैं। तो पहले मुझसे जो भी कुछ डाउट्स है फटाफट से यहीं तक एक बार की क्लियर कर लो, कुछ डाउट्स अमेंडमेंट में तो पूछ लो। अच्छा, नोट्स में स्टूडेंट्स को मैं बताना भूल गया, नोट्स में आप कैसे चेंजेस करोगे, मैंने सेक्शन नंबर इसीलिए आपको सबके साथ लिख के दिए हैं। आप नोट्स में सेक्शन पर आओ, वहाँ पर जहाँ पर ओल्ड पेनल्टी उसको काटो, वहाँ पर एक पेज चिपकाओ, पेस्ट अप वाइट प्लेन पेजेस, और उसके ऊपर लाल पेन से पेनल्टी लिख लो कि भाई ये पेनल्टी है, क्योंकि आपको रिवाइज करोगे तब भी पता चलेगा, क्योंकि कोर 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जल्दी से मुझे डाउट्स बता दो इफ़ एनी, और नहीं भी है तो बता दो, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। चलिए सर, मुझे मैसेजेस भी आ गए। नाउ, एनुअल रिटर्न का सेक्शन था क्या, पहले वो पढ़ें, वो एक क्विक रिकैप लें, तब समझ में आएगा कि अमेंडमेंट कहाँ आया है। सबसे पहले हर एलएलपी को फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न, यानी साल का एक मात्र रिटर्न, जो कि ड्यूली ऑथेंटिकेट करना पड़ता है विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। हर एलएलपी को एक्सक्यूज मी, हर एलएलपी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 60 डेज के अंदर, 31 मार्च को जनरली फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो वहाँ से 60 डेज यानी 30th मई। ये रिटर्न हमको फाइल करना पड़ता है उस फॉर्म मैनर अकम्पनीड बाय सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है उसमें फाइल करना पड़ता है। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स अमेंडमेंट आया कि अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करा तो पहले आप पे कितना प्रोविजन पेनल्टी लगाई जाती थी, 25,000 से 5 लाख। अगर आपने 60 डेज में फाइल नहीं करा तो एलएलपी पर मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से 1 लाख। इन्होंने बोला चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, पेनल्टी लगाएंगे डे वाइज सिस्टम पे, कोई झगड़े होना ही नहीं, जितने दिन लेट हो आपको ही पता है कि उतने दिन लेट है। पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने एनुअल रिटर्न भरने में लेट कर दिया है तो 100 रुपये पर डे, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए, खत्म बात। एनुअल रिटर्न भरने में लेट हुए, हाँ सर लेट हो गए, 100 रुपये पर डे से पेनल्टी भरते जाओ। अब आपको एनुअल रिटर्न लेट भरना है, आप लेट भर दो, पर मैक्सिमम 1 लाख तक की पेनल्टी। डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी सेम फाइन, 100 रुपीज़ पर डे, सब्जेक्टेड टू मैक्स ऑफ 50,000 रुपीज़ आपको चार्ज चुकी है। सीधा सिस्टम है सर, पर डे पे लगाई, कोई मिनिमम मैक्सिमम की लड़ाई नहीं, फिर आप बोलोगे रिश्वत देना, ये करना है वो करना है, अब कुछ देना ही नहीं है सर, 100 रुपीज़ पर डे से पेनल्टी चालू हो जाएगी। मैक्सिमम 1 लाख रुपए एलएलपी के ऊपर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर मैक्सिमम 50,000। किसी का डाउट आया है एग्जाम में ओनली न्यू अमेंडमेंट को डिस्क्राइब करना है? नहीं सर, आपको पूरा प्रोविजन लिखना है, और एग्जामिनर को नहीं बताना है कि हमने ये अमेंडमेंट लिखा है, आपको पूरा प्रोविजन एज इट इज़ लिखना है, पर एग्जामिनर को नहीं बताना है कि सर हमने अमेंडमेंट लिखा है। एग्जामिनर के जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लिखना है, पर अमेंडेड प्रोविजंस के साथ, यानी पेनल्टी पुरानी वाली नहीं, नई वाली लिखना है, दैट्स इट। चलिए सर, नेक्स्ट है चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अगेन इस सेक्शन में सबस्टेंशियल चेंजेस है, सबस्टेंशियल चेंज कर दिया इस सेक्शन को। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी पूरी की तरीके से बदल दिया गया है। आओ ज़रा, अगर एलएलपी का नाम बदलता है या कोई भी ऐसे नाम के साथ आ जाती है तब क्या होगा। सबसे पहला सेक्शन नंबर 17 बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 15 एंड 16। मेरे को कोई मतलब नहीं रे बाबा, तेरा 15 नंबर का सेक्शन क्या बोलता है या 16 नंबर का सेक्शन क्या बोलता है, इट हार्डली मैटर्स। वॉट रियली मैटर्स इज मैं क्या बोलता हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 15 एंड 16 इफ थ्रू इनएडवर्टेंस। इनएडवर्टेंस मतलब जान करके नहीं, या फिर अदरवाइज, मतलब अगर गलती से या अदरवाइज किसी भी तरीके से कोई भी एलएलपी
अपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्टर हो गई किसी ऐसे नाम से जो आइडेंटिकल है या नियरली रिसेंबल करता है 1 2 3। अरे सर ये तो वही है जो हम अभी पढ़ के आए थे, बिल्कुल। अगर कोई एलएलपी अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्टर हो गई कोई ऐसे नाम से जो कि आइडेंटिकल या नियरली रिसेंबल करता है टू द नेम ऑफ एनी अदर एलएलपी, कोई एलएलपी के नाम से, कोई कंपनी के नाम से, या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर हो गई है इनमें से किसी भी नाम से जो कि आइडेंटिकल हो या नियरली रिसेंबल करता हो किसी कंपनी के नाम से, एलएलपी के नाम से, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से, एंड इज लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर इट, और इसको हमने क्या करा है, गलत मिस्टेकन कर लिया है उस नाम को, तो फिर एप्लीकेशन देना पड़ेगा या तो एलएलपी को या फिर प्रोपराइटर को या फिर कंपनी को। इन तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन दे देंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दोगे तो आप खुद ही सोचो ना, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने की गलत नाम से रजिस्टर हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई नाम बदल लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी आप आपका नाम बदल लो और न्यू नेम के साथ विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन आप नए नाम के साथ रजिस्टर हो जाओ। विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ डायरेक्शन। आपको जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लिए डायरेक्शन इशू करी, वहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से 3 महीने के अंदर 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 आपको नए नाम पर रजिस्टर होना पड़ेगा पुराने नाम की जगह। अब सेक्शन को फिर से एक बार समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लैंग्वेज एग्जाम में एज इट इज लिखना ही है, चेंजेस नहीं करना है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 15 एंड 16। सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में क्या लिखा है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप इन थ्रू इनएडवर्टेंट जान करके नहीं या गलती से या फिर अदरवाइज कोई भी एलएलपी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर हो गई किसी ऐसे नाम से विच इज़ आइडेंटिकल टू और नियरली विच इज़ आइडेंटिकल विथ और टू नियरली रिसेंबल टू, जो आइडेंटिकल है या नियरली रिसेंबल करता है किसी एलएलपी के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, या कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से विच इज़ एक्सक्यूज मी रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, और अगर आप उसको मिस्टेकन कर रहे हो तो फिर एलएलपी, प्रोपराइटर या कंपनी तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट एलएलपी टू चेंज इट्स नेम और रजिस्टर विद अ न्यू नेम विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डायरेक्शन। ठीक। अब अगर एप्लीकेशन प्रोपराइटर की देने की इच्छा है, ठीक, कोई प्रोपराइटर है उसकी देने की इच्छा है कि भाई ये एलएलपी गलत नाम से रजिस्टर्ड हो गई है, प्रोवाइडेड डेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोपराइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर हूँ, मेरा नाम ऑलरेडी रजिस्टर था, किस नाम से, किसी एक नाम से, जैसे मैं भोले बाबा का भक्त हूँ तो मैंने भोले बाबा के नाम पर कोई फॉर्म कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा था पर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर था। एलएलपी भी भोले बाबा के नाम पर ही रजिस्टर हो गई। मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप एलएलपी को बोलो इस नाम से हट जाए क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। बट ये करने के लिए मेरे पास समय है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और चेंज ऑफ नेम। एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, वहाँ से 3 years के अंदर अंदर मैं एक सोल प्रोपराइटर हूँ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, मैं बोल सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर आप प्लीज़ एलएलपी को बोलो नाम बदल ले। या फिर अगर एलएलपी ने अपना नाम चलते रास्ते बीच में बदला था और वो जिस नाम से अब रजिस्टर हुई है वो नाम मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ आइडेंटिकल टू या नियरली रिसेंबल करता है, तो आई हैव जस्ट पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी और फ्रॉम द चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी आई कैन रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू चेंज द नेम। आगे, और अगर एलएलपी डिफ़ॉल्ट करती है इनमें से कोई भी डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए जो सबसेक्शन 1 यानी जो ऊपर दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ब खुद एक नया नाम अलॉट कर देगी उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब्ड है, एंड द रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी इन द प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। तो जो रजिस्ट्रार है वो अपने रजिस्टर में एक नया नाम लगा देगा एलएलपी का पुराने नाम की जगह और उसको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा न्यू नेम से। मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, डायरेक्शन दी, नाम बदलो, नहीं बदला कोई बात नहीं, रजिस्ट्रार खुद आपको नया नाम अलॉट कर देगा अपने हिसाब से, नया नाम आपकी रजिस्टर में भी लिख देगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर देगा।
ये थे मेजर अमेंडमेंट्स। अब छोटा सा एक अमेंडमेंट और, बिजनेस का मीनिंग बदल गया है। पहले बिजनेस का मीनिंग क्या था? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन। अगर आप कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विस, कोई भी ऑक्यूपेशन करते हो, हम उसको बिजनेस मानेंगे। गवर्नमेंट ने कहा, बोला नहीं, ये सेक्शन तो एज इट इज़ रहने दो, इसमें एक पॉइंट डाल देते हैं। इन्होंने अमेंड करा और अमेंड करके सेक्शन लेके आए, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। हाँ सर, यहाँ तक तो सब सेम है, आएगा ना भाई। एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विद सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। जो एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड कर देगी वो बिजनेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज दे रहा है या दिलवा रहा है कुछ भी, ठीक है, और वो बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। हम उनके पास गए, हमने बोला ये बिजनेस नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। उसने बोला सर, हर ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन बिजनेस होता था, आपकी पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से हर चीज़ बिजनेस होती थी। मैंने बोला पॉइंट की बात है। गवर्नमेंट बोल रही है हम ऐसी चीज़ों को बिजनेस नहीं बताना चाहते हैं, तो ठीक है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर एक ऑप्शन ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल देगी और नोटिफिकेशन में लिख देगी कि ये वाला जो बिजनेस है ये बिजनेस नहीं है, तो भले वो ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन हो, स्टिल वो बिजनेस नहीं रहेगा। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोल जाए कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज ये बिजनेस में नहीं आएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब पावर है, वो चाहे तो बिजनेस में से एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी भी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन को, और बोलेंगे ये बिजनेस नहीं है। These are the core amendments for your December 2022 एग्जाम्स। काम की बातें सुनिएगा प्लीज़। अमेंडमेंट सिर्फ एलएलपी एक्ट में आए हैं। एलएलपी एक्ट का वेटेज कम है, पर इसके कारण बहुत बढ़ सकता है। तो सबसे पहले जितने सेक्शन में अमेंडमेंट है उनको तो लिख लिख के पक्के कर लो, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बचा हुआ एलएलपी एक्ट पढ़ना। दूसरी बात, ये अमेंडमेंट्स कम से कम एग्जाम से 2-3 बार पहले पढ़ के जाना। एकदम लास्ट डे पर या फिर सुबह, एग्जाम वाले दिन सुबह आप बिल्कुल रीड करने की कोशिश मत करिएगा। आप वंस यू रीड दैट इज़ ओके, बट फर्स्ट टाइम वहाँ मत पढ़ना कि आज जाते जाते पढ़ूंगा, अमेंडमेंट्स ध्यान रहेंगे नहीं रहेंगे। पेनल्टीज है, लॉजिकल रिलेटेड पेनल्टीज है, क्योंकि ऑल दोज who required these handwritten notes, of course you should take help of this। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए रेडी करे हैं। नीचे गूगल ड्राइव की लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा अभी लेक्चर के बाद, आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, now please let me know about any of your doubts, anything you want to discuss about law with me today, so we'll be discussing here and then we'll be ending today's class। अरे, थैंक यू फॉर द हैंड रिटन नोट्स। नहीं नहीं सर, ये तो मेरा काम है, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बनाने ही थे अल्टीमेटली, मैं देना नहीं चाहता था आपको। ग्रॉस मटेरियल से पढ़ने का मज़ा नहीं, हम पढ़ लेंगे पर हमें याद नहीं रहेंगे, बट यहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए सर, नो डाउट्स, नो डाउट्स, नो डाउट्स। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंटिन्यूस प्रेजेंस। अरे मैं आप लोगों के साथ तो एग्जाम तक लोड मत लो। आई एम विथ यू, इफ़ यू आर माई स्टूडेंट और नॉट, आई एम ऑलवेज 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 विथ यू इन केस ऑफ एनी रिलेटेड डाउट्स, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स, एनी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम में कवर करने का डाउट्स। आपको डर लग रहा है, आप पहली बार प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कैसा भी डर हो, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन अप्रोच मी एंड वील ट्राई टू हैव अ डिस्कशन एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। It is irrelevant whether you are my students or not, that it hardly matters to me। You are most welcome anytime for your doubts, ठीक है। चलिए सर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन सून, वेरी वेरी सून। जस्ट गिव मी अ मिनट।